और एक जो बड़ी खबर जिस पर आज हमारी नज़र गई है वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूब पर फर्जी खबरें बड़ी चुनौती बनती जा रही है। सरकार लगातार इनसे लड़ाई लड़ रही है। लगातार प्रसारित हो रही गलत सूचनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि PIB यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने ऐसे कई यूट्यूब चैनलों का भांडाफोड़ किया है। PIB की फैक्ट चेक यूनिट के मुताबिक ये चैनल सरकारी योजनाओं के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे हैं, साथ ही हादसों और आपदाओं को लेकर भी गलत सूचनाएं दे रहे हैं। इन चैनलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त समेत संवैधानिक पदों पर बैठे तमाम लोगों के नाम से अपमानजनक बयान भी जारी किए हैं। बैंकों के बंद होने से लेकर 200-500 रुपए के नोटों को बंद करने की, इस तरह की तमाम जो फर्जी खबरें हैं ये इन चैनलों के माध्यम से फैलाई जा रही है। और सरकार ये भी कह रही है साथ साथ कि फर्जी खबरें फैला करके जो मोनेटाइजेशन किया जा रहा है यूट्यूब चैनल्स का, इस पर भी सरकार की नज़रें हैं और आगे इस पर भी कोई ना कोई एक्शन जो है सरकार की ओर से लिया जा सकता है। और आपको ये बता दें कि इससे पहले भी कई बार सरकार की ओर से इस तरह के कदम उठाए गए हैं, इस तरह की फर्जी खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ। विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं, साइबर कानून विशेषज्ञ। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NDTV इंडिया पर। यह खबर जो आज आई है इसमें करीब 9 चैनलों की बात कही गई है यूट्यूब के, जो इस तरह की फर्जी खबरें फैला रहे हैं, जिनकी कोई पुष्टि नहीं है, जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। और ये भी बताया गया है कि 90 लाख के करीब इनके सब्सक्राइबर्स हैं और इनके जो व्यूज़ हैं वो मिलियंस में हैं। तो एक तरह से ये यूट्यूब पे एक रास्ता बन गया है कुछ लोगों का कि कुछ भी आप सनसनी फैलाइए, आईबॉल्स कैच कीजिए, नंबर्स लेकर के आइए और मोनेटाइज कीजिए और पैसा कमाइए। इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि इसका समाज पर, देश पर, लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अखिलेश जी, आपने जो बात बोली है उसमें पूर्ण सत्यता है और सरकार ने जो फर्जी चैनलों के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो बहुत ही जरूरी थी और उस पर किसी का कोई विरोधाभास भी नहीं है। मेरी जो नई पुस्तक आई है डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत, तो इसमें मैंने बताया है विस्तार से कि पिछले 2 सालों में जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, तो सरकार ने एक IT रूल बनाया है। उसके तहत इन कंपनियों की जवाबदेही तय की है कि फर्जी खबर फैलाने वाले अकाउंट्स को, पोस्ट को ब्लॉक किया जाए। एक छोटा सा डेटा देता हूं। व्हाट्सएप के 6.2 करोड़, 6.25 करोड़ खातों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फेसबुक के 54.7 करोड़ पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई और इंस्टाग्राम के 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ फर्जी पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने की है। अब हम आते हैं जो ये PIB की फैक्ट चेक यूनिट है, इसका जो गठन हुआ था वो नवंबर 2019 में किया गया था। उसके बाद एक संसद में सरकार ने जवाब दिया जिसके अनुसार लगभग 28,000 कंप्लेंट उनको मिली और 4 सालों में जुलाई 2023 तक लगभग 1276 उन्होंने कार्रवाई की। 2020 में 394, 2021 में 285, 2022 में 338 और जुलाई 2023 तक 240 उन्होंने कार्रवाई की PIB की फैक्ट चेक यूनिट में। अब इसमें 3 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इसके बारे में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन, उसमें काफी सारे सवाल खड़े किए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। ये एक मामला है। दूसरा मामला है कि कर्नाटक में राज्य सरकार ने भी इस तरीके की एक यूनिट बनाने की शुरुआत की और उसमें केंद्र राज्य संबंधों की बात आ रही है कि क्या राज्य सरकार भी फैक्ट चेक यूनिट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार जो साइबर का विषय है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन कानून व्यवस्था का विषय है वो राज्य सरकार का है। ये दूसरा है। अब जैसे मणिपुर है, मणिपुर के बारे में हमने देखा कि फर्जी खबरों से किस तरीके से हिंसा और सारी चीजों की बातें बढ़ रही हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जो जवाबदेही है, जिसके बारे में मंत्री ने बोला है कि उनका सेफ हार्बर का दर्जा खत्म हो जाएगा अगर वो फर्जी खबरों में, फर्जी खातों पर लगाम नहीं लगाते हैं। उनका जो संगठित तंत्र है उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए, संस्थागत तंत्र बनाए जाए IT रूल्स के तहत, तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा बड़े पैमाने पर फर्जी खबरों का जो ये एक रक्त बीज है उससे समाज को, देश को और मीडिया को मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक सवाल इसमें यह भी उठता है विराग जी, जो हमें जानकारी मिली है कि मोनेटाइजेशन जिस तरह से यूट्यूब का किया जा रहा है और फर्जी खबरें फैला करके पैसे कमाए जा रहे हैं, उस पर भी सरकार की नज़र है। ये कहा गया सरकार की ओर से दिसंबर 2022 से अब तक 26 इस तरह के यूट्यूब चैनल्स का भांडाफोड़ किया गया है जो कि लगातार यूट्यूब के ऊपर फर्जी खबरें फैला रहे हैं। इसके अलावा 120 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्लॉक करवाया है। तो 120
साइट्स या चैनल्स आप कहें यूट्यूब के, इनको ब्लॉक भी करवाया गया, तो सरकार अपनी ओर से एक्शन भी ले रही है। तो ये क्या आपको लगता है अपने आप में काफ़ी है, या फिर जो लोग हैं उन्हें भी थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है? जैसे व्हाट्सएप पर ये कहा जाता है कि आप कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचें, और आजकल तो व्हाट्सएप उस पर फॉरवर्डेड मैसेज ये भी लिखता है। तो ऐसे में क्या यूट्यूब पर इस तरह की चीज़ों को देखने वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें नहीं आ रही हैं, या इस तरह की सनसनीखेज बात अगर कोई हो रही है मुख्य न्यायाधीश के हवाले से या प्रधानमंत्री के हवाले से या मुख्य चुनाव आयुक्त के हवाले से, तो कम से कम बहुत सोच समझ करके उस पर यकीन करें? देखिए, ये जो सरकार की जो कार्रवाई है और उसकी अगर हम देखें कि पर्याप्तता के बारे में अगर देखें, तो ये उस तरीके से है जैसे कि समुद्र में एक चम्मच दूध डाल दिया आपने। तो बहुत ही सीमित स्तर पर है, जिस स्तर पर फर्जी खबरों का एक संगठित तंत्र है। और संगठित तंत्र कैसे काम करता है कि पहले नंबर पर जरूरी नहीं है कि वो भारत में ही वो यूट्यूब चैनल रजिस्टर्ड हो, वो विदेश से भी ऑपरेट हो सकता है, और उसका जो प्रसार करने वाले अकाउंट्स हैं वो भी फर्जी हो सकते हैं। उसके बेसिस पर एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था को, राष्ट्रीय सुरक्षा को, या न्यायपालिका को, या लोकतंत्र को खतरा पहुंचाने के लिए काम करने की एक पूरी एक संगठित एक रणनीति बनाई जाती है। अब जी। उससे निपटने के लिए मुझे नहीं लगता सरकार अकेले की कार्रवाई या लोगों की जागरूकता अकेले पर्याप्त रहेगी। इन कंपनियों की एक इंटरमीडियरी के तहत जवाबदेही है, और इस तरह के फर्जी खबरों का जो मायाजाल है रोकने के लिए ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के इस्तेमाल से उसको रोक सकती हैं। मुनाफे के लिए नहीं काम करती हैं, जिस बिल्कुल। पर कि सरकार को दबाव बनाने की जरूरत है। जी। वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं खबर को, जब सरकार ये कह रही है अपनी ओर से, जो पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है उसने ऐसी 9 वेबसाइट का यूट्यूब चैनल्स का भांडाफोड़ किया है जो लगातार फर्जी खबरें फैला रहे हैं संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ और उनको लेकर के उनके हवाले से। आपको लगता है ये वो लड़ाई है जो हमेशा चलती रहेगी कि एक तरफ जो है वो झूठ होगा और उसके पीछे जो है लाठी लेकर सत्य को चलना पड़ेगा? आप जो वो बिल्कुल सत्य है, और वो उसी तरह की लड़ाई है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर देश भ्रष्ट फैलाने को किसी बम गोला लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक ये माध्यम है जिस माध्यम में आप बहुत सारे झूठ को फैला सकते हैं। ये जमाना ऑनलाइन का है, हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल है, और उस पर कई बार इस तरह की कोई चटक सी चीज आ जाती है तो उनके फॉलोअर्स भी होते हैं। पहले भी पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने उसको बस्ट किया है। ऐसे ही जो यूट्यूब चैनल्स हैं और ऐसे कई जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, वो हमारे देश से नहीं, ऐसा भी संज्ञान में आया कि वो बाहर से चलते हैं, कुछ तो पाकिस्तान से चलते हैं, और अजीब अजीब तरह की खबरें वो चला देते हैं, और उनकी मतलब व्यूअरशिप भी है। हम इसको इस तरह से दरकिनार भी नहीं कर सकते कि उनको व्यूअरशिप नहीं है या वो लोग इस तरह से बदमाशी करते हैं। तो ये एक बहुत ही संगीन चीज है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अब सरकार जो भी एजेंसीज हैं वो चुस्त हैं। उसमें मुझे लगता है, मेरी जानकारी के मुताबिक, सामान्य नागरिक भी उनके संज्ञान में ऐसी चीज आती है तो उन्हें जो एजेंसीज हैं या ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री या पीआईबी किसी को भी जी। इन्फॉर्म करें। बस्ट गई है, ये अच्छी कार्रवाई है, और ये मुझे लगता है कि ये सतत प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि सैकड़ों वेबसाइट्स और वो चैनल्स अभी तक वो बंद हो चुके हैं। कई फेजेस में ये कार्रवाई होती है। बिल्कुल। आज लेकिन वाली संजय एक जी, अलग यहाँ पर एक चिंता भी व्यक्त की जाती है, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की ओर से ये कहा जाता है कि ये सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए ये बात तय करना कि कौन सी खबर सही है या गलत है। अगर सरकार ये तय करने के लिए बैठ गई तो फिर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि फिर कल से जो सरकार को सूट नहीं करेगा वो उस खबर को कह सकते हैं कि ये फर्जी है। हालांकि ये जो मामला है जिसका हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये तो देखने में ही प्रथम नजर से ये लगता है कि ये सारी सारी एक के बाद एक गलत खबरें हैं, निराधार खबरें हैं, झूठी खबरें हैं। देखिए, वो तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब अगर देखिएगा तो ये जिस तरह के जो लोग इस तरह की बात कहते हैं वो इस बात से कंप्लीटली अज्ञ होते हैं। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप सिनिक्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जो कुछ भी होता है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि वो प्रेस स्वतंत्रता का हनन है। इसमें कौन सा किसकी स्वतंत्रता, किसी अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है? जो लोग फर्जिफिकेशन के तहत दुश्मनी की नीयत से
फैलाने की नीयत से जो काम करते हैं उन्हीं लोग के खिलाफ ये एक्शन है। और ऐसे तंत्र मतलब बहुत सारे ऐसे तंत्र मतलब हमारे देश भर से भी वो काम करें, ऐसा भी संज्ञान में आया है। आपने एक जी चीज और भी होगा कि बिल्कुल विराग कई जी, मैं आ बार रहा हूं आपके जब पास। जी किसी संजय जी। जी संजय जी, कोई अपनी बात पूरी कर ले। इन्फोर्समेंट कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का कोई एक्शन होता है कि ये इसमें और इस बुनियादी फर्क, एक तो उसमें होता है कि आप फ्रेटर्निटी के बारे में कोई चीज हो रही है तो आप वो शोर मचाते हैं, कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है। लेकिन ये जो है ये तो बिल्कुल ही दुश्मनियत के हिसाब से ये इसकी जो यूट्यूब चैनल आज बंद किए गए हैं या इसके पहले हैं जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से चलते हैं और जिस तरह की खबर फैलाते हैं पृथ्वी के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में, होम मिनिस्टर के बारे में, देश के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, कहीं शांति या अस्ति की सिचुएशन को मतलब पूरा फर्जीवाड़ा है। वो जो मन में आया, जिसके मन में जी आया संजय कुछ जी। भी वो बोलता है, कहीं इसका जी वो नहीं है। तो इसलिए वो जरूरी है जी। जो लोग अब इसमें जी सर, मैं विराग जी के पास जाना चाहता हूं। माफी चाहता हूं, समय की थोड़ी कमी। विराग जी, अभी ये भी प्रावधान किया जा रहा है, एक प्रस्ताव आया है कि जो ब्रॉडकास्ट बिल है उसमें कोई चेंजेस किए जाए, ब्रॉडकास्ट बिल लाया जाए और उसमें यूट्यूब पर जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं उनको भी इस दायरे में लाया जाए। ये भी सरकार की ओर से एक प्रस्ताव आया है। क्या आपको लगता है ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ जाएगा? क्या इसका विरोध इस तरह से होगा? लेकिन एक तरफ हम ये भी उदाहरण देख रहे हैं कि जहां पर मन गढ़ंत जो भी मन में आया वो खबरें चलाई जा रही हैं और पैसा बटोरा जा रहा है। देखिए, जो ब्रॉडकास्टिंग बिल है, ब्रॉडकास्टिंग बिल के दायरे में मोटे तौर पे जो नए जमाने की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कंट्रोल में या उनको रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। यूट्यूब चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे आईटी रूल्स में चेंजेस किए गए थे वो पर्याप्त थे। संजय सिंह जी ने जो बात बोली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप एक फर्जी खाते को बंद करते हैं वो दूसरे फर्जी नाम से चालू कर देता है। अब इसमें बात आती है अभिव्यक्ति की आजादी का जो संतुलन है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसे इस तरीके से समझने की जरूरत है कि दो वर्ग हैं। एक वर्ग है पूरी तरह से फर्जी, तो उसमें तो किसी को आपत्ति नहीं, उसको तो तुरंत उसको करना चाहिए। दूसरा, जहां पर कि कंटेंट क्रिएटर आपत्ति कर रहा है और अगर मान लीजिए सरकार बोलती आलोचना है या बदनीयती है या झूठ है और कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश के माध्यम से कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन जो पूरी तरह से फर्जी चैनल हैं या खाते हैं या पोस्ट हैं उनको हटाने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ये इन कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विराग जी इस तमाम जानकारी के लिए, और संजय सिंह जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की पीआईबी फैक्ट चेक ने 9 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं उनका भांडाफोड़ किया है जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ या उनके बारे में उनके हवाले से फर्जी खबरें चला रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का। बात करें कर्नाटक की, जहां पर राजधानी बेंगलुरु में 44 स्कूलों में बम होने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद एंटी बम स्क्वाड को मौके पर रवाना कर दिया गया। वो मौके पर ही है और पुलिस इन सभी 44 स्कूलों की तलाशी ले रही है। पुलिस ने इसे एक हॉक्स कॉल बताया है, यानी झूठी जानकारी देने की बात कही है, और सभी 44 स्कूलों को अज्ञात ईमेल के जरिए आज सुबह धमकी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि स्कूल के किसी हिस्से में बम प्लांट किया गया है। स्कूल ने सभी बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया। आपको याद दिला दें कि ऐसे ही ईमेल्स के जरिए पिछले साल भी कई स्कूलों को धमकी दी गई थी। I think within few hours, my crime department, cyber crime department will trap them. It is a hoax call where all this type of issues will happen. But I appeal to all the parents of Bangalore to be very safe. We have a good system. No parent should be in थोड़ी panic. देर पहले जब बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद से बात की तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि अब तक कहीं कुछ नहीं मिला है, और आप ये कह सकते हैं कि तलाशी अभियान अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जहाँ कहीं भी बम की धमकी थी सभी जगहों पे एंटी सबोटाज स्क्वाड फ़ौरन भेजा गया था और सब ने 2 घंटे के अंदर स्कैनिंग पूरी कर ली थी। चूँकि 3 लेयर की स्कैनिंग होती है इसलिए आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन आप ज़रा सोचिए
कि ये सिर्फ बॉम्ब स्क्वाड ने वहाँ पर जाके स्कैनिंग की, तलाशी पूरी कर दी, वहाँ पर बॉम्ब नहीं मिला, ये ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जब हम स्कूल पर पहुँचे तो आप सोचिए कि बच्चों की क्या हालत हुई होगी और उन माता पिता की क्या हालत हुई होगी जब स्कूल से एडवाइजरी आया कि वहाँ बम रखा हुआ है। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि बेंगलुरु पुलिस को पहले ही सचेत होना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल 30 स्कूलों को इस तरह के मेल भेजे गए थे, एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। कहीं ना कहीं कोई फिल्टर, कहीं ना कहीं कोई इस तरह का कोई इंतज़ाम होना चाहिए, या जो गिरफ्तार हुआ उसके खिलाफ ऐसे प्रोविजंस के तहत कानून के कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि कोई दूसरा भविष्य में इस तरह की हिम्मत ना कर सके। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे पड़ोस में सब लोग मुझे कॉल करके पूछने लगे कि क्या बच्चों को लाना है या नहीं लाना है, क्या उन्हें जाना चाहिए स्कूल। इस तरह की अफरा तफरी पूरे शहर में मची थी। और उन माता पिता के बारे में सोचिए जो दोनों दफ्तर में काम करते हैं और बच्चों को फिर क्रश में छोड़ा जाता है, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। तो कुल मिलाकर के पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कर्नाटका के गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर दोनों ने कहा है कि उनकी जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता है जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की। लेकिन अगर उस मेल के कंटेंट में जो कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ के नहीं सुना सकता। सीधे तौर पर सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश थी। लेकिन जो मेल की शुरुआत है उसमें पहले लाइन में लिखा था कि स्कूल परिसर में बम लगाया गया है। बहुत चिंता की बात है। और पुलिस को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए और ऐसे कड़े कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि दूसरा कोई भी इस तरह की हरकत करने की दोबारा हिम्मत न जुटा सके। कर्नाटका पुलिस की जो साइबर सेल है बहुत ही तकनीकी तौर पर दक्षता उनको हासिल है और वो पूरी टीम इस पे काम कर रही है कि जल्द से जल्द ये पता चल सके कि ये मेल कहाँ से भेजा गया है। पिछली बार जब मेल भेजा गया था तो सब कुछ ट्रैक करने में 1 हफ्ते का लगभग वक्त लग गया था और उसके बाद जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में 2 से 3 महीने का वक्त लगा था, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसे में ये जो मेल्स होते हैं आमतौर पर ये देखा गया है कि प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए भेजे जाते हैं। ऐसे में उनको ट्रेस करना और पिन पॉइंट करना कि एग्जैक्टली कहाँ से भेजा गया है, थोड़ा उसमें वक्त लगता है। लेकिन जिस तरह से पुलिस हरकत में आई है, साइबर सेल हरकत में आया है, इंटेल हरकत में आया है, ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द मेल का जो सोर्स है उसको ट्रेस किया जाएगा, जैसा कि पुलिस कमिश्नर, गृह मंत्री दोनों ने कहा। और ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द पहले उस सोर्स को पता किया जाए और उसके बाद जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनकी धरपकड़ हो। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग से निकाले गए 41 श्रमिक अब अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। वापस जा रही ये श्रमिक अपनी आप बीती भी सुना रहे हैं कि किस तरह से ये 17 दिन उनके बीते हैं इस सुरंग के भीतर। सुरंग में जिंदगी और मौत के बीच झूलते इन श्रमिकों के वो 17 दिन किस तरह बीते, इसके बारे में उनका अनुभव है। वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि 17 दिन मौत की तरह थे। एक एक पल काटना मुश्किल था। खुद को व्यस्त रखने के लिए सुरंग के भीतर ही टहला करते थे, योग करते थे, डायरी के पन्नों से कार्ड बनाकर खेलते थे। इस दौरान उन्हें अपने घर वालों की फिक्र भी सताती रहती थी कि इस संकट की खबर सुनकर उन पर क्या बीत रही होगी। उनके लिए राहत की बात यह रही कि इस दौरान खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई। पाइप के जरिए उन तक खाने पीने की चीज़ें पहुंचाई गई थी। इन श्रमिकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो लगातार उनकी चिंता करते रहे और उन्हें सुरक्षित निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 17 दिन टनल में फंसे होने के बाद जितने 41 जो वर्कर हैं वो बाहर आ गए, उनमें से 8 जो थे उत्तर प्रदेश के थे और वो आज लखनऊ पहुंच चुके हैं सेफ एकदम। हम उन्हीं में से किसी से बात करेंगे। हम लगातार उनके फैमिली वालों से संपर्क में थे। पिछले कुछ दिनों में हमने बातचीत करी, आपको दिखाया फैमिली किस तरीके से उनका इंतज़ार कर रही है, उनका वेट कर रही है। 8 लोग जो थे उत्तर प्रदेश के थे और 8 में से जो 6 थे वो श्रावस्ती ज़िले के मोतीपुर कला से और रनियापुर से थे। मोतीपुर में एक जो वर्कर की फैमिली रहती थी, जो वर्कर रहते थे, वो है अंकित। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, 17 दिन आप अंदर रहे, कैसे बयां करेंगे वो 17 दिन? 17 दिन ऐसे लगा सर कि अब एक हिसाब से ये समझ लो कि मौत के बराबर ही थी वो 17 दिन। ना किसी से बात करना बाहर में, ना अपने फैमिली से बात कर पाना, ना ही बाहर का हवा और जो भी है धूप वगैरह, ये सब टनल के अंदर फंस गए थे तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी उतना
पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी। यही सारी चीज़ें हो रही 17 दिन में। ठंडा वहाँ पे वो होता है मौसम, तो वो ठंड से कैसे आप बचे थे? खाने को लेकर सफिशिएंट तो था ही, जैसे बोला जा रहा है सब कुछ, लेकिन एक ठंड हो गया और अपना समय काटना और एक थोड़ा अंदर से डर भी रहता है, उसको लेके क्या बयान करेंगे? ठंड के लिए तो उसमें हम लोग क्या किए कि उधर टनल में भी इतना भी ठंड नहीं रहता था। टनल का तापमान थोड़ा बहुत ठीक था। बाहर में जितना ठंड रहता है उतना ठंड टनल के अंदर होता नहीं है। तो उसमें क्या होता था, एक जियो टेक्सटाइल होता है, उसमें जो पानी लीक करता है तो टनल में लगाने के लिए जियो टेक्सटाइल होता है, उसको कटिंग करके हम लोग नीचे प्लेट बिछा करके उसमें जियो टेक्सटाइल डाल के उसमें सोते थे और उसी को ऊपर से ओढ़ते थे कंबल की तरह। अच्छा, उसी को कंबल की तरह आप ओढ़ते थे, टेक्सटाइल को? अच्छा, तो और समय काटने के लिए, 17 दिन काटने के लिए क्या क्या किया? समय काटने के लिए टनल लंबा था, वॉक करते थे, टहलते थे इधर उधर। लगभग टनल हमारा था जो 2400 का टनल था, लगभग 2.5 किलोमीटर पहुंचने वाला ही था टनल। तो उसमें टनल लंबा था तो थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए चलो इधर घूम के आते हैं, थोड़ा दिन कटेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते थे। और टाइम पास करने के लिए जो भी बचपन में खेल खेलते हैं, राजा रानी का, एक चोर सिपाही का खेल नहीं होता, वो सब खेला करते थे वहाँ पे। ये सब खेल खेलते थे आप लोग? हाँ, तो टाइम पास करने के लिए तो खेलना ही पड़ेगा। और एक वो क्या बोलते हैं, एक डायरी होता है इशू स्लिप, उसको जो स्टोर में जाओ तो सामान करने की इशू करने के लिए काम आता है। तो उसमें सब पेन से ताश बना करके आप लोगों ने पेन से ताश बनाई डायरी में? डायरी में कौन सा गेम खेला ताश का? ताश का वही जो टाइम पास करने के लिए एक ये गेम होता है कि आपको पेयर मिलाना है, वही सारी गेम खेलते थे। देखिए, हम आपके घर से संपर्क में थे, है ना? आपके गांव गए थे हम। आप लोग एक ही गांव से हैं सब, रनियापुर और मोतीपुर, है ना? दोनों अगल बगल गांव से हैं। तो घर में, गांव की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे डर था सबको, सन्नाटा छाया हुआ था। दिवाली का मौसम आप लोग नहीं बिता पाए, दिवाली का त्यौहार आप लोग नहीं मना पाए, तो उसको लेके क्या कहेंगे? उसके लिए क्या हम लोग क्या कहें, अब बाहर निकल गए हैं हम लोग, अब घर जा कर के हम लोग दीपावली मनाएंगे, सभी लोग मनाएंगे, पूरे गांव का मनाएंगे हम लोग। अच्छा, तो अब क्या आप वापस काम करने जाएंगे उधर उत्तराखंड में? हम लोग तो मतलब मजदूर आदमी हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 वक्त का रोटी को कमाना पड़ेगा ही हम लोग को। घर पे जाते ही सबसे पहले घर वालों से क्या बोलेंगे, क्या बयां करेंगे? क्योंकि हमने आपके घर वालों से बात करी थी, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपकी खबर आई थी ना, आप लोग निकल गए, आपके फैमिली वाले हमारे साथ चैनल पे जुड़े थे और घर पे दिए बन गए, जल गए थे, आगे दिए लगाए गए थे। तो क्या बोलेंगे घर वालों को जाते ही? बहुत बढ़िया बोलेंगे, शुक्रिया करेंगे और क्या। अच्छा, श्रावस्ती में मोतीपुर गांव में राम सुंदर के घर पे दिवाली नहीं बनी थी, क्योंकि राम सुंदर अपने घर पे नहीं थे। उनकी उनकी माँ ने हमसे बात करी और वो अपना दर्द जताया, कितना वो परेशान है अपने बेटे को लेकर। और अब फाइनली राम अपने घर लौट रहे हैं और अब दिवाली मनाई जाएगी मोतीपुर में, मोतीपुर गांव के अंदर। राम, क्या कहना है आपको? आपके घर पे दिवाली नहीं मनी, आपके इंतजार में? हाँ, जाएंगे तब दीपावली तो मनाएंगे धूमधाम से। मैं फ़ोन करके बोल दिया हूँ कि वो पटाखा वटाखे ले रखे हैं, जाएंगे, ठीक हो? वो फूल वाला है, फूला वो सब रेडी करके रखना है। उधर जाएंगे तो सीएम सर आएगा तो मिलजुल के, तो 2 बजे 3 बजे हम लोग निकल जाएंगे। आपकी मम्मी, आपकी माँ बहुत परेशान थी, है ना? आपने देखा ही किस तरीके से परेशान थी। और जब आपकी खबर आएगी आप बाहर आ रहे, तो उन्होंने खुशी में कहा कि मैं खीर पूरी बनाऊंगी। खीर पूरी पसंद है आपको? हाँ, बहुत पसंद है। क्या आप बोलेंगे उस चीज़ को लेकर? क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे बोलना मेरा आदत नहीं है अगर मतलब भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि वो 17 दिन आप बयां करें, कैसे गए आपके? ऐसे गए, बस वैसे कटा जिंदगी 17 दिन। अच्छा, गेम वेम सब खेलते थे हम लोग। क्या क्या गेम खेलते थे? लूडो हुआ, कैरम हुआ। अच्छा, मैंने सुना ताश भी खेलते थे अंदर, कागज, डायरी के कागज से बनाकर। हाँ, टाइम पास कर रहे थे लड़के लोग। अच्छा, हाँ, मैं तो बस अब लूडो खेलते था बस। तो
क्या लग रहा था, क्योंकि एक समय बीच में आया था जब लगभग हो गया था लेकिन फिर मशीन टूट गई, तो उसको लेकर क्या अंदर में फीलिंग आई थी? तो विश्वास हुआ हम लोगों के कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे फिर मशीन मंगवाएंगे। अच्छा। तो हमारे कंपनी वाले बहुत हेल्प की, दिन रात मेहनत वर्क किया पूरा, नाइट डे लगते रहे। आगे का क्या सोचा है? बेहतर है, खाना पीना सब बेहतर है। आगे का क्या सोचा है आपने, कैसे करेंगे, क्या क्या वापस जाएंगे काम करने? वापस जाएंगे जब वो काम खुल जाएगा तब। अच्छा। मशीन जब पूरा हट जाएगा, टेंडर साफ हो जाएगा तब। उत्तरकाशी के सुरंग में फंसे बिहार के 5 श्रमिक भी अपने घर वापस आ गए हैं। ये श्रमिक आरा, छपरा, रोहतास, बांका और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सबाह अहमद जब अपने पैतृक गांव भोजपुर जिले के पेऊर पहुंचे तो उनसे मिलने के लिए आसपास के इलाके के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। घर के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू निकल रहे थे। जहां महिलाएं खुशी के गीत गा रही थीं, वहीं गांव में लड्डू और मिठाइयां बांटी गईं। वहीं छपरा के सोनू साहा भी जब अपने घर पहुंचे तो घर वालों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अंदर की तो 1-2 दिन की तो कहानी बहुत दर्दनाक कहानी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब रास्ते पे आता गया थी। हमारी कंपनी ने 2 लाख का चेक दिया, 3 महीना का बोनस दिया। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 1 लाख का चेक दिया। बिहार गवर्नमेंट से सुबह में इस पैसे के मैटर ये सब बात नहीं हुआ। हम उत्तराखंड वाले बिहार गवर्नमेंट से हमने बोला कि हम बिहार के 5 लोग फंसे हुए, उसके बारे में कुछ सोचिए हम लोग के बारे में, या तो रोजगार हम लोग को यहाँ दीजिए, क्योंकि बाहर 1400 किलोमीटर जाना और ऐसे हालात में जाके फंस जाना बहुत ये दुखद बात है। इनमें उड़ीसा के भी 4 श्रमिक थे। वो सभी आज भुवनेश्वर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहां से उन्हें गाड़ी में बैठाकर उनके घर भेजा गया। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम खत्म हो गया है। इसके साथ ही इजराइल ने गजा में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली सेना ने हमास पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया, साथ ही इजराइल पर हमला करने का आरोप भी लगाया है। कल इजराइल के यरूशलेम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग जख्मी हो गए थे। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 23 नवंबर को दोनों देशों के बीच 4 दिनों के युद्ध विराम की सहमति बनी थी और 24 नवंबर से युद्ध विराम शुरू हुआ था। बाद में इसे 2 दिन के लिए बढ़ा भी दिया गया था। इस दौरान हमास ने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाए गए कई लोगों को छोड़ा था। इजराइल ने भी कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया था। इजरायली सेना की ओर से एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और इसी के साथ इजरायली क्षेत्र की ओर से गोलीबारी भी की। आईडीएफ ने गजा में आतंकी संगठन हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू कर दी है।